नमस्कार साथियों। आज हम राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति के बारे में आपके सामने विशद चर्चा करेंगे। पूर्व में हमने राष्ट्रपति के सामान्यकालीन शक्तियों, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों, आर्टिकल 352, 356 और 360 के बारे में विशद चर्चा की। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति। राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति का निर्धारण अत्यंत विवादग्रस्त प्रश्न है। ये विवादित प्रश्न इसलिए है कि शासन की समस्त शक्तियों का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन इसके सामने दो धारणाएं प्रस्तुत हैं कि क्या वो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करेगा या नहीं करेगा, या फिर केवल वो नाम मात्र का प्रधान होगा। उसी संबंध में हम उनकी दोनों धारणाओं को यहाँ आपके सामने देखेंगे कि पहली जो धारणा है स्वतंत्र राष्ट्रपति की धारणा, यानी कि जो राष्ट्रपति की पहली प्रकार की जो धारणा है वो है स्वतंत्र राष्ट्रपति की धारणा। इस धारणा के प्रतिपादक विचारकों का मानना है कि संविधान द्वारा राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्रदान की गई है, व्यवहार में वह स्वयं अपने विवेक के आधार पर इन शक्तियों का प्रयोग करता है। अनुच्छेद 353A उपबंध करता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। आर्टिकल 53(1) में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है उसका प्रधान कौन होगा या किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी, और वो या तो इसका प्रयोग स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से, पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। इसी प्रकार आर्टिकल 74(1) में यह बंद करता है कि राष्ट्रपति को अपने कार्यों को संपादन करने में और सहायता करने और मंत्रणा देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो दोनों आर्टिकलों को आप ध्यान से समझेंगे कि 53 एक व्यवस्था करता है कि समस्त शक्तियां, कार्यपालिका शक्ति किसके अंदर निहित होगी, राष्ट्रपति के अंदर, और उसका प्रयोग वो किस प्रकार करेगा, अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा, या स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। और आर्टिकल 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को अपने कार्यों का संपादन करने में और सहायता और मंत्रणा देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी, और मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। इन अनुच्छेदों के आधार पर प्रथम श्रेणी के विचारों का कथन है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा और राष्ट्रपति चाहे तो वास्तविक शासक या वास्तविक प्रधान बन सकता है। और जो हमारे प्रमुख विचारक हैं डॉक्टर SP शर्मा जी कहते हैं कि अनुच्छेद 53(1) के अनुसार यदि राष्ट्रपति चाहे तो वास्तविक शासक बन सकता है। तो ये जो आर्टिकल हैं, संविधान के जो आर्टिकल हैं, ये राष्ट्रपति को खुले रूप से स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करने के लिए लिखे हुए हैं कि राष्ट्रपति इनका वास्तविक शासक बन सकता है, नाम मात्र नहीं, वास्तविक शासक बन सकता है। अब दूसरे प्रकार की धारणा है संवैधानिक प्रधान की धारणा या नाम मात्र के शासक की धारणा। इसमें देखेंगे अनेक विचारक या लेखक कहते हैं कि यद्यपि संविधान राष्ट्रपति को स्पष्ट शब्दों में मंत्रिपरिषद का परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं करता है, किंतु फिर भी संविधान में प्रयुक्त वाक्यांशों से ऐसा स्पष्ट होता है कि ऐसा करना ही होगा। मतलब ये विचारक क्या कहते हैं कि संविधान में कहीं भी इस प्रकार का स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानना बाध्यकारी है। लेकिन दूसरी तरफ का क्या विचार आ रहा है, दूसरी तरफ विचार आ रहा है कि ऐसे वाक्यांशों से ऐसा स्पष्ट भी होता है कि उसे सलाह मानना आवश्यक है। अब प्रारूप समिति के अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी इस संबंध में स्पष्ट रूप से कहा है कि राष्ट्रपति की वही स्थिति होगी जो ब्रिटेन के सम्राट की है, वह राष्ट्र का प्रधान है, कार्यपालिका का प्रधान नहीं। मतलब जो हमारा ब्रिटेन है, ब्रिटेन में राजा का शासन है, राजा जो होता है उसके पास नाम मात्र की शक्तियां हैं, केवल वो स्वर्णिम शासन करता है, उसके पास वास्तविक शक्तियां नहीं होती। प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियां होती है। उसी प्रकार प्रारूप समिति के अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा कि राष्ट्रपति की भी वही स्थिति है भारत में जिस प्रकार की स्थिति किसकी है, ब्रिटेन के राजा की या रानी की। तो वह क्या होगा कि केवल राष्ट्र का प्रधान होगा,
कार्यपालिका का प्रधान नहीं होगा, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, उसका शासन नहीं करता, वह साधारणतः मंत्रियों के परामर्श को मानने के लिए बाध्य होगा। अब दूसरा हम कथन देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, कि संविधान में ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसके कारण राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य हो। फिर भी ये आशा की जाती है कि जैसे इंग्लैंड का राजा हमेशा अपने मंत्रियों की सलाह मानता है, वैसी ही प्रथा इस देश में भी अपना ली जाएगी। तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं, जिनके पास शासन का समस्त शक्तियां उनके पास थी और आर्टिकल 53 और 74 उनको ये शक्तियां दे रहे थे, उसके पश्चात भी जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा कि राष्ट्रपति को व्यवहारतः या नैतिकता के तौर पर किसकी सलाह मानना आवश्यक है? मंत्रिपरिषद की सलाह मानना आवश्यक है। अतः वास्तव में भारतीय संविधान द्वारा जिस संसदात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति एक वास्तविक प्रधान ही हो सकता है ना? यानी कि संसदात्मक व्यवस्था में प्रधानमंत्री प्रधान होता है, राष्ट्रपति प्रधान नहीं होता है। संविधान में कोई ऐसी सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है जिसके अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हो, लेकिन नैतिकता और व्यवहार में उसे अपनी मंत्रिपरिषदों की सलाह मानना आवश्यक होता है। तो हमारा वास्तविक प्रधान तो हो गया कौन? प्रधानमंत्री। और जो नाम मात्र का या कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, वो जो डमी एक तरीके से मान सकते हैं, डमी प्रधान कौन हो गया? राष्ट्रपति हो गया। तो इन दो धारणाओं से हमें समझ में आ गया है कि राष्ट्रपति की भारत में स्थिति ये है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होते हुए भी वह केवल नाम मात्र का प्रधान है। धन्यवाद फ्रेंड्स। इसके आगे हम बाद में चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति की महाभियोग प्रयोग क्रिया क्या है।